नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां आज शाम 4 बजे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत एक बैठक करने जा रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। बीजापुर सेफ हाउस में आइसोलेट हैं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। आइसोलेशन में रहते हुए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत लगातार कामकाज निपटा रहे हैं। आज संबंधित अधिकारियों के साथ पीडब्ल्यूडी विभाग की समीक्षा मुख्यमंत्री की तरफ से की जाएगी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। स्थानीय निकायों को 30 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। 27 नगर पालिका और नगर पंचायतों को पैसा उपलब्ध करवाया जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कोरोना पॉजिटिव पाए गए, लेकिन उसके बावजूद वो लगातार आइसोलेशन में रहते हुए कामकाज को निपटा रहे हैं। आज भी महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री की शाम 4 बजे है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। साथ ही लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से फैसले भी किए जा रहे हैं। पलायन रोकथाम के लिए 18 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत लगातार कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद भी बैठकें कर रहे हैं। सीएम तीरथ सिंह रावत ने बैठक की। आज शाम 4 बजे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की महत्वपूर्ण बैठक पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों के साथ होने जा रही। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ये बैठक करेंगे, जहां पर विभाग के कार्यों की समीक्षा मुख्यमंत्री की तरफ से की जाएगी। अधिकारियों को कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए जा सकते हैं। बीजापुर सेफ हाउस में आइसोलेशन में है मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो आज ये बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें संबंधित अधिकारियों से फीडबैक लिया जाएगा और किस तरह से परिवर्तन हो सकता है कामों में, किस तरह से विस्तार दिया जा सकता है। संबंधित अधिकारियों के साथ पीडब्ल्यूडी विभाग की समीक्षा बैठक आज मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत करने जा रहे हैं। शाम 4 बजे का वक्त निर्धारित है, जब मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों के साथ ये महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। चंद्रमोहन हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। चंद्रमोहन, इस बैठक से जुड़ी क्या कुछ और अपडेट है आपके पास? अच्छा, देखिए, शाम को 4 बजे ये जो पीडब्ल्यूडी की बैठक है, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम तीरथ सिंह रावत करेंगे। फिलहाल वो बीजापुर सेफ हाउस में आइसोलेशन में है और वहीं से जो सरकारी कामकाज है उसको निपटा रहे हैं, क्योंकि एक सिम्टोमेटिक है, उनमें कोरोना के कोई सिम्टम्स नहीं है, उनकी स्वास्थ्य की स्थिति बिल्कुल ठीक है। इसलिए वो समय का सदुपयोग करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो लंबित प्रकरण है, तमाम विभागों के जो मामले हैं जिन पर फैसला होना है, उनको लेकर वो लगातार अधिकारियों के साथ बैठक पर काम कर रहे हैं। और कल भी उन्होंने जो वन भूमि हस्तांतरण का जो लंबित प्रकरण है, उनको लेकर उन्होंने बैठक की। साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक भी उन्होंने की कल, और आज पीडब्ल्यूडी विभाग की बैठक होगी, जिसमें संबंधित विभागों के संबंधित जो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं पीडब्ल्यूडी के, वो सभी उस बैठक में मौजूद रहेंगे। और जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं, जो बैठक में जो मामले सामने आएंगे, उनको लेकर दिशा निर्देश सीएम तीरथ सिंह रावत अधिकारियों को देंगे। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन इस खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। वहीं सीएम तीरथ सिंह रावत ने ट्वीट करते हुए बहादुर जवानों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने लिखा कि असम राइफल्स के 186वें स्थापना दिवस पर हमारे बहादुर जवानों और उनके परिवार के लोगों को शुभकामनाएं। असम राइफल्स पूर्वोत्तर का प्रहरी और भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है, जिसकी वीरता और साहस का समृद्ध इतिहास। हम अपनी मातृभूमि की रक्षा के प्रति उनकी भक्ति को सलाम करते हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। बहादुर जवानों और उनके परिवारों को आज के इस दिन पर शुभकामनाएं प्रेषित की गई हैं। दरअसल असम राइफल्स का 186वां स्थापना दिवस है। और अगली बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने दिया ट्रेचिंग ग्राउंड के लिए पैसा। स्थानीय निकायों को 30 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। 27 नगर पालिका और नगर पंचायतों को ये पैसा उपलब्ध कराया जाएगा। हरिद्वार के लिए इसमें 19 करोड़ का बजट मंजूर किया गया है, जबकि पलायन की रोकथाम को लेकर 18 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से मंजूर किए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत लगातार विकास के कार्यों पर भी अपनी नजर बनाए रखे हैं, लगातार फैसले भी कर रहे हैं। दरअसल कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बावजूद वो लगातार
सरकार के कामों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जहां बैठ के कर रहे हैं, अधिकारियों को निर्देशित भी कर रहे हैं। तो सरकार की तरफ से फंड को मंजूरी भी दी जा रही है। ट्रंचिंग ग्राउंड के लिए पैसा सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिसके तहत स्थानीय निकायों को 30 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए जाएंगे। और अगली बड़ी खबर भी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर 2 दिवसीय उत्तराखंड का दौरा करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। 1 अप्रैल को 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचेंगे महामहिम राष्ट्रपति। हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ के कार्यक्रम में राष्ट्रपति को शामिल होना है। इसके साथ ही स्वर्गाश्रम में परमार्थ निकेतन जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। 2 अप्रैल को देव संस्कृत विश्वविद्यालय का समारोह होना है। बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। महामहिम के दौरे को लेकर तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर 1 अप्रैल को हरिद्वार पहुंचेंगे। राष्ट्रपति के दौरे का कार्यक्रम तय होने के बाद शासन और पुलिस प्रशासन तमाम तैयारियों में जुटा हुआ है। राष्ट्रपति 1 और 2 अप्रैल को पतंजलि योगपीठ, शांति कुंज और परमार्थ निकेतन में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ताजिकिस्तान टुगेदर। चंद्रमोहन हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन, क्या कुछ तैयारियां राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर देखने को मिल रही है? कार्यक्रम कई हैं जिनमें शामिल होना है उन्हें? अच्छा, देखिए, अगले महीने की 1 तारीख को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का उत्तराखंड का 2 दिवसीय दौरा प्रस्तावित है और इस दौरान वो हरिद्वार में जो पतंजलि योगपीठ है उसका जो कार्यक्रम आयोजित होने वाला है उसमें शामिल होंगे 1 अप्रैल को। इसके बाद 1 अप्रैल को ही वो परमार्थ निकेतन भी जाएंगे, स्वर्णाश्रम, वहां पे जो कार्यक्रम आयोजित प्रस्तावित है उसमें शामिल होंगे। और साथ ही 2 अप्रैल को हरिद्वार में जो देव संस्कृत विश्वविद्यालय का जो समारोह है उसमें बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रपति शामिल होंगे। तो ये 2 दिवसीय दौरा राष्ट्रपति का प्रस्तावित है, जिसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कल मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें तमाम तैयारियों का जो है समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने खुद पूरी जो रिपोर्ट है अधिकारियों से वो दी और 2 दिवसीय उनका दौरा प्रस्तावित है। वो 1 अप्रैल को सुबह जोलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे दिल्ली से और फिर यहाँ से वो हरिद्वार के लिए रवाना होंगे। तो ये 2 दिवसीय दौरा राष्ट्रपति का उत्तराखंड में प्रस्तावित है और इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। खुद मुख्य सचिव जो है अधिकारियों से तैयारियों के संबंध में जो है जानकारियां ले रहे हैं। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन इस खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। और बात करेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर की, और ये बड़ी खबर भी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी से मिले कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी। दुष्यंत गौतम से कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मुलाकात की है। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे गणेश जोशी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कैबिनेट मंत्री ने उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम का आभार जाहिर किया। साथ ही प्रदेश की कई समस्याओं के संबंध में इन दोनों नेताओं के बीच में चर्चा भी की गई। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, दरअसल उत्तराखंड में हाल ही में कैबिनेट का विस्तार किया गया, जिसमें गणेश जोशी को कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलने के बाद दिल्ली के दौरे पर पहुंचे हैं गणेश जोशी, जहां पर प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम से कैबिनेट मंत्री ने मुलाकात की। तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश प्रभारी से मिले कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी। इस दौरान कई मुद्दों को लेकर इन दोनों नेताओं के बीच में चर्चा भी हुई है। साथ ही गणेश जोशी ने प्रदेश प्रभारी का आभार भी व्यक्त किया है कि उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। और अगली बड़ी खबर भी देहरादून से, जहां पर सल्ट उपचुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बीजेपी महेश सिंह जीना को टिकट दे सकती है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना के भाई हैं महेश जीना। सुरेंद्र सिंह के निधन के बाद यहां पर उपचुनाव कराए जा रहे हैं और माना जा रहा है कि बीजेपी महेश सिंह जीना को टिकट दे सकती है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि औपचारिक तौर पर अभी इस बात की घोषणा होना बाकी है, लेकिन जो नाम तय किए गए हैं उन 6 नामों में सबसे पहले महेश जीना का नाम चल रहा है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। दरअसल दिल्ली में महेश जीना का कारोबार है। बाइक के चुनाव में मैनेजमेंट संभालते थे महेश जीना और माना जा रहा है कि बीजेपी उन पर दांव खेल सकती है। बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशी अब तक घोषित नहीं किए गए हैं, जबकि 30 मार्च नामांकन की अंतिम तारीख है और माना जा रहा है कि दोनों ही दलों की तरफ से बहुत जल्द प्रत्याशियों के नामों का औपचारिक तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा। हालांकि बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, सल्ट उपचुनाव को लेकर महेश सिंह जीना का नाम सबसे आगे माना जा रहा है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है कि बीजेपी उन्हें उपचुनाव में
उतार सकती है। स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना के भाई हैं महेश सिंह जीना, और माना जा रहा है कि पार्टी उनके भाई पर दांव खेल सकती है। और अगली बड़ी खबर इस वक्त आपको कोरोना से जुड़ी बता रहे हैं। कोरोना के मामले देवभूमि उत्तराखंड में अब लगातार एक बार फिर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। होली सेलिब्रेशन पर फैसला भी कुछ लिया जा सकता है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर जिस तरीके से बढ़ती दिखाई दे रही है, सरकार की तरफ से होली पर्व के मद्देनजर कुछ नए आदेश जारी किए जा सकते हैं। शासन की तरफ से नए आदेश जारी किए जा सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर निर्देश जारी किए जा सकते हैं। दरअसल पिछले 24 घंटे में कोरोना के 94 नए केस दर्ज किए गए, जबकि 2 मरीजों ने अपनी जान भी गंवाई है। अब माना यह जा रहा है कि अब शासन स्तर पर कोरोना को लेकर कोरोना के बढ़ते मामलों की संख्या को देखते हुए सरकार की तरफ से कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। दरअसल होली का त्यौहार है, इस पर्व के मौके पर कोरोना की रफ्तार को कम करने के मकसद से सरकार की तरफ से नए निर्देश जारी किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि कोरोना से अब तक 1706 मरीजों की उत्तराखंड में जान जा चुकी है। एक बार फिर कोरोना के मामलों की बढ़ती रफ्तार स्वास्थ्य महकमे की चिंता बढ़ाने का काम कर रही है। उधर सरकारों की तरफ से भी लगातार इस दिशा में सख्ती बरती जा रही है। चंद्रमोहन हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन, एक बार फिर कई राज्यों में कोरोना की रफ्तार जिस तरीके से बढ़ती दिखाई दे रही है, क्या यही वजह है कि तमाम राज्यों को अब एहतियात और ज्यादा बरतनी पड़ रही है? जी बिल्कुल अक्षय, देखिए जिस तरीके से अन्य राज्यों में कोरोना के जो मामले हैं वो एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। दूसरी लहर जो है कोरोना की, उसकी संभावना जताई जा रही है। और उत्तराखंड में भी अब जो मामले हैं पिछले एक सप्ताह से वो बढ़ने लगे हैं। और अगर हम बात करते हैं एक्टिव केसेस की, तो वो बिलो 500 पहुंच गए थे, लेकिन अब जो है एक्टिव केसेस की संख्या भी उत्तराखंड में बढ़ गई है। 1000 के करीब संख्या पहुंचने वाली है। कुल 930 एक्टिव केस फिलहाल उत्तराखंड में है। और अगर हम बात करें जो सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं उत्तराखंड में, की अगर बात करें तो हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर का जो इलाका है वो सबसे ज्यादा प्रभावित है। सबसे ज्यादा एक्टिव केस भी इन्हीं तीनों जिलों में है। और तो एक बार फिर से जो आगामी त्योहार है, होली का त्योहार है, उसको लेकर सभी जिला अधिकारियों को पत्र मुख्य सचिव की ओर से लिखा गया। और साथ ही उसमें कुंभ का भी जिक्र किया गया है। कुंभ में खास तौर पर सावधानी बरतने के लिए केंद्र से भी एक लेटर मुख्य सचिव को मिला, जिसके बाद मुख्य सचिव ने सभी जिला अधिकारियों को लिखा और खास तौर पर होली और कुंभ का जो आयोजन होना है उस दौरान खास जो सतर्कता है वो बरतने की सलाह जो है जिलाधिकारियों को दी। और साथ ही सख्ताई भी अगर बरतनी पड़े तो मुख्य सचिव की तरफ से कहा गया है जिलाधिकारी सुनिश्चित करें कि किसी भी तरह की जो लापरवाही है वो कोरोना के प्रति ना बरती जाए, क्योंकि अगर दोबारा से दूसरी अगर लहर उत्तराखंड में कोरोना की आती है और जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, अब 100 के आसपास रोज केस सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शासन और सरकार की चिंता इससे बड़ी है। क्योंकि अब अगर उत्तराखंड में दोबारा से वो पिछले साल वाली अगर तस्वीर देखने को मिलेगी तो उत्तराखंड उतना सक्षम नहीं है आर्थिकी के रूप से भी और अन्य चीजों के माध्यम से भी अगर हम देखें तो संभावना यही है कि अब जो है उत्तराखंड में ये जो दूसरी लहर है उसको रोका जाए। इसलिए समय से पहले ही जो निर्देश हैं, आवश्यक दिशा निर्देश हैं, वो जिला अधिकारियों को दिए गए हैं और खास सतर्कता बरतने को कहा गया है। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन इस खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। और अगली बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर अस्त्र शस्त्र की दुकानें बंद रहेंगी। दरअसल 2 दिन बंद रहेंगी अस्त्र शस्त्र की दुकानें। 28 और 29 मार्च को दुकानों को बंद रखने का निर्देश जारी किया गया है। दरअसल होली पर्व को देखते हुए यह निर्णय किया गया। डीएम की तरफ से इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर 28 और 29 मार्च को शस्त्र की दुकानें बंद रहेंगी। जिलाधिकारी की तरफ से इस संबंध में निर्देश जारी किया गया है। दरअसल होली पर्व के मद्देनजर इस बात का निर्णय किया गया। जिलाधिकारी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है कि 28 और 29 मार्च को शस्त्र की दुकानें राजधानी देहरादून में बंद रहेंगी। उधर होली त्योहार के मद्देनजर एसएसपी पी रेणुका देवी ने सभी थानों चौकियों को निर्देशित किया है कि 25 मार्च तक सभी पीस कमेटी के साथ बैठक कर होली के संबंध में वार्ता करें।
उन्होंने कहा कि सभी थानों चौकियों को ऐसे स्थानों का निरीक्षण करने के लिए भी निर्देशित किया गया है जहां पर होलिका दहन किया जाना है और इसके साथ ही जिन स्थानों पर पिछली बार वाद विवाद रहा उन स्थानों पर भी निगरानी रखने के विशेष निर्देश सभी थाना और चौकी प्रभारियों को दिए गए हैं। इसके साथ ही होली के संबंध में किस किस तरह के कार्यक्रम आयोजित समाज के जरिए किए जाते हैं उनको देखते हुए आदेश एसएसपी बॉडी की तरफ से जारी किए गए। यानी होली पर्व के मद्देनजर अलर्ट मोड पर नजर आई एसएसपी पी रेणुका देवी। थाना प्रभारियों और चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया गया है और अगली बड़ी खबर आपको बेरी नाग से बता रहे हैं जहां पर नगर की सड़कों में कम तापमान से काम रुक गया है। बीजेपी मंडल अध्यक्ष दीपक धानिक ने यह काम रुकवा दिया। दरअसल हॉटमिक्स होने पर स्थानीय लोगों की तरफ से विरोध जताया गया। कार्य की गुणवत्ता ठीक न होने को लेकर लोगों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। साथ ही डीएम के सामने हॉटमिक्स के मामले को उठाने की बात भी कही जा रही है। लोक निर्माण विभाग बेरी नाग कर रहा है हॉटमिक्स काम। हॉटमिक्स कर रही कंपनी ने मीडिया कर्मियों को भी रोकने का प्रयास किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। स्थानीय लोगों में नाराजगी इस बात को लेकर है कि जिस निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है वो निर्माण सामग्री सही नहीं है। अब डीएम के सामने इस मामले को उठाने की बात कही जा रही है। हॉटमिक्स कर रही कंपनी ने मीडिया कर्मियों को भी रोकने का प्रयास किया है। यानी कि जो शिकायतें लगातार मिल रही थी उनको देखते हुए मीडिया कर्मियों को भी रोकने का प्रयास किया गया ताकि उनकी पोल ना खुले। लेकिन स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी भी लगातार देखने को मिल रही है और अब कहा जा रहा है कि डीएम के समक्ष इस पूरे मामले को लेकर जाया जाएगा और ये बताया जाएगा कि किस तरह से घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजेपी मंडल अध्यक्ष दीपक धानिक ने इस काम को रुकवा दिया है। ये बेरी नाग की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आरोप इस बात को लेकर लगाए जा रहे हैं कि जिस कंपनी को जिम्मा सौंपा गया वो निर्माण सामग्री घटिया इस्तेमाल कर रही है। राजधानी देहरादून की कैंट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कोलागढ़ में बदहाल सड़कों के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता डीसी नौटियाल के दफ्तर पहुंचे। प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना के नेतृत्व में मुलाकात कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा गया है। इस ज्ञापन में कोलागढ़ के अंबेडकर मार्ग और चूना भट्टा मार्ग के पुनर्निर्माण की मांग की गई है। वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द सड़कों का निर्माण नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। और कोई बात उससे ऑडिट के ऑफिस की तरफ से जाते हैं तो अच्छा भविष्य है। या तो कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष की तरफ से ये चेतावनी भी दी गई है कि अगर बहुत जल्द सड़कों का निर्माण कार्य दोबारा शुरू नहीं किया गया तो फिर कांग्रेस आंदोलन करने को बाध्य होगी। और कोई बात मेरे विधानसभा क्षेत्र में कैंट में विधानसभा कैंट में अनेक सड़कें जो पीडब्ल्यूडी की हैं वो जर्जर हालत में है। 8 बार के विधायक हमारे कपूर साहब हैं। बार बार जनता उनसे कह रही है कोलागढ़ की अंबेडकर मार्ग, कोलागढ़ का भट्टा मार्ग, बहुत सारे मार्ग ऐसे हैं, पंडितवाड़ी का बुड़गांव मार्ग, इनको बार बार बोलने और बार बार आग्रह करने के बाद भी नहीं बनाया। आज हम सब लोग क्षेत्र के लोग मेरे साथ गए थे और हमने पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता से बातचीत करी। उन सब ने मांग करी कि तत्काल जो सड़कें टूटी हुई हैं, जर्जर हालत में हैं, उनको ठीक करें, उनको रिपेयर करें। जहाँ पुनर्निर्माण की आवश्यकता है वहाँ पुनर्निर्माण करें। अगर समय पर नहीं करेंगे तो हमको आंदोलन करना पड़ेगा। अब बात करेंगे मौसम के मिजाज की। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मौसम खराब बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों के अनेक स्थानों, देहरादून, अल्मोड़ा और नैनीताल जिलों में कुछ जगह हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। बाकी जिलों में 3000 मीटर और इससे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी के भी आसार जाहिर किए गए। वहीं केदारनाथ धाम में भी जमकर बर्फबारी हुई है, जबकि मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं चल रही हैं। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलता दिखाई दे रहा है। 2 से 3000 फीट की ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जाहिर की जा रही है, तो कई इलाकों में बारिश की संभावना भी व्यक्त की गई है। मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से कहा गया कि अगले कुछ दिनों तक
इस तरह की परिस्थिति बनी रह सकती है। हालांकि जो लोग पर्यटन के उद्देश्य से उत्तराखंड पहुंच रहे हैं उनके लिए ये मौसम बेहद खुशगवार है। जमकर लोग लुत्फ भी उठा रहे हैं बर्फबारी का। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बायोमेडिकल वेस्ट को लेकर अब सख्त नजर आ रहा है। वहीं रुड़की के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण को लेकर अब 31 मार्च तक पंजीकरण करवाना जरूरी होगा। इसके बावजूद भी यदि कोई अस्पताल पंजीकरण नहीं करवाता तो उसके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी। वहीं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी राजेंद्र सिंह का कहना है कि हरिद्वार जिले में करीब 522 अस्पताल हैं, जिसमें 420 ने पंजीकरण करा दिया है और बायोमेडिकल वेस्ट को लेकर नियमानुसार निस्तारण भी कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि समय रहते हुए यदि पंजीकरण नहीं कराया जाता तो उनके खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई भी की जाएगी। देहरादून के डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्रों ने हिस्सा लिया। एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी गई। वहीं हरीश रावत ने कार्यक्रम के आयोजन के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। बहुत अच्छा लगा अपने नौजवान दोस्तों से मिल करके होली में दमकते हुए उनके चेहरे और खुशी में शरीक होना अपने आप में बहुत सौभाग्यजनक है। मैं डीएवी को और यहाँ के छात्रों को और एनएसवाई को विशेष तौर पर आज बहुत बहुत राज्य आंदोलनकारी और आम आदमी पार्टी नेता रविंद्र जुगरान ने पत्रकारों से वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि गढ़वाल विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों को डराने और धमकाने का काम कर रहा है। जनहित और छात्रहित की बात उठाने वाले छात्रों की आवाज को दबाने के लिए विश्वविद्यालय के शिक्षक छात्रों को कानूनी नोटिस देकर डराने धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही जुगरान ने कहा कि विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, जिसके खिलाफ उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की जा चुकी है। आम आदमी पार्टी नेता रविंद्र जुगरान ने उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और चिकित्सा शिक्षण संस्थानों में हो रही अनियमितताओं को राजनीतिक संरक्षण दिए जाने का आरोप भी लगाया। जुगरान ने कहा कि राज्य में संचालित हो रहे केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, तकनीकी और मेडिकल शिक्षण संस्थानों में नियुक्तियों समेत कई अन्य मामलों में जमकर गड़बड़ी की जा रही। खासतौर पर गढ़वाल विश्वविद्यालय में मानकों को ताक पर रखकर भाई भतीजावाद के आधार पर नियुक्तियां की जा रही हैं। विद्यार्थियों में आप जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि हमारे जो जितने यहाँ विद्यार्थी नेता बैठे हैं, छात्र संगठन के लोग, इन्होंने जो भी बात कही थी यूनिवर्सिटी में लोक सेवा आयोग के मेंबर के संदर्भ में या डॉक्टर मंजुला राणा जी के संदर्भ में कि क्योंकि वो मेंबर रही हैं इसलिए वो पुनः पद पे नहीं आ सकती। इन्होंने संवैधानिक बात कही। कॉन्स्टिट्यूशन यानी देश के संविधान का अनुच्छेद 319 भी यही कहता है कि जो भी व्यक्ति एक बार संघ लोक सेवा आयोग का या राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य बन जाता है उसके बाद वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन नियोजन का पात्र नहीं होता, वो अपात्र होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर नहीं आ सकता। यही बात हमारे विद्यार्थी नेताओं ने, अंकित रावत जी और आयुष मियां ने कही। इनको लीगल नोटिस थमा के डराने, इनकी आवाज को बैठाने, चुप कराने की कोशिश की। गन्ना विकास और चीनी उद्योग राज्य मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने विधानसभा में गन्ना समितियों के चेयरमैन और अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक के बाद गन्ना विकास राज्य मंत्री यतीश्वरानंद ने कहा कि बैठक में अधिकारियों को गन्ना किसानों का भुगतान समय पर करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही घटतौली की शिकायतें भी लगातार सामने आ रही थी, इसलिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि आगे से घटतौली की शिकायतें नहीं आनी चाहिए। राज्य मंत्री यतीश्वरानंद की तरफ से कहा गया कि गन्ना समितियों को चलाने के लिए 2 पैसा चीनी मिलों को देना होता है ताकि कर्मचारियों का वेतन दिया जा सके, लेकिन कई चीनी मिलों ने अभी ये 2 पैसे का भुगतान नहीं किया है। चीनी मिलों पर 10 करोड़ से 25 करोड़ तक की देनदारी है, इसलिए चीनी मिलों को समितियों के हिस्से का पैसा वक्त पर देने के निर्देश भी दिए गए। 3 दिन के अंदर निर्देश मैंने दिया है कि किसानों का जो गन्ना भुगतान है उसको समय पर किया जाए। दूसरी काफ़ी शिकायतें मेरे पास आई थी कि जो तोल जो कांटे होते हैं इन पर घट तोलने की शिकायत है, आगे से घट तोली बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और तीसरी थी जो हमारा जो समितियाँ हैं, जो गन्ना समिति हमारे परिषद हैं, उनको चलाने के लिए 2% पैसा शुगर मिल देते हैं
ताकि वहाँ कर्मचारियों को तनख्वाह मिले, उसका रख रखाव के लिए, बिल्डिंग की मरम्मत के लिए, सड़क इत्यादि बनाने के लिए। वो पैसा पिछले लंबे समय से, कई साल से मैंने भी देखा तो किसी मिल पर 10 करोड़ रुपए की देनदारी है, किसी पर 20 करोड़ की देनदारी है, किसी पर 25 करोड़ की देनदारी है। मैंने कहा कि वो जो समिति का जो हिस्से का पैसा है वो तत्काल उसको रिलीज किया जाए, ताकि हमारे समितियों में जो उस पैसे से काम किए जाते हैं वो समय पर पूरे किए जाएं। ये दिशा निर्देश मैंने दिए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन हिंदी खबर पर खबरें लगातार जारी। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।